गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अब मैं नेक्स्ट आपको जो टॉपिक अभी बताने जा रही हूँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसे पहले हमने जो भी डिस्कस किया है उसके बाद अब हम फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चाइल्ड के बाल मनोविज्ञान में क्या-क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो मैं आपको अब स्क्रीन शेयर करती हूँ और बताती हूँ कि कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको सीखने की ज़रूरत है। यस, नाउ कम टू द टॉपिक। अभी जैसे हमने पिछले लेक्चर में आपको स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी ये बताया था, जिसमें हमने बाल मनोविज्ञान की पूरी जानकारी आपके साथ साझा की थी। अब मैं आपको बताते जा रही हूँ आगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो वृद्धि और विकास को इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सेवरल फैक्टर्स अफेक्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इधर पॉजिटिवली और नेगेटिवली। ये पता है आपको कि बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे कारक ऐसे होते हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, वृद्धि और विकास को इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम समझते हैं जेनेटिक इनहेरिटेंस, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बिल्कुल 100% प्रूवन है। साइकोलॉजिस्ट ने इनको प्रूव किया है कि जेनेटिक इनहेरिटेंस जो है, जैसे जो माता पिता से हमें जो भी चीजें मिलती हैं, जैसे इट डिटरमाइंस पोटेंशियल फॉर हाइट, इंटेलिजेंस, मेटाबॉलिज्म एंड इवन टेम्परामेंट। कि जो माता पिता के, जो हमारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स होते हैं, जो बच्चे को जन्म देते हैं, बायोलॉजिकल पेरेंट्स, उनकी हाइट, वेट, इंटेलिजेंस, उनकी लंबाई चौड़ाई, उनकी बौद्धिक क्षमता, उनकी मेटाबॉलिज्म और उनके इवन टेम्परामेंट, कि वो किस टेम्परामेंट के व्यक्ति हैं। क्योंकि हर व्यक्ति विशेष रूप से किसी न किसी चीज से फिल्ड होता है, तो ऐसे ही जेनेटिक्स बच्चों के अंदर भी ये कैरी फॉरवर्ड होती चली जाती है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि गवर्नमेंट कई तरह के न्यूट्रिशनल कैंपेन जो है वो चलाती रहती है, जिसमें गरीब तबके के लोग जो अपने बच्चों को सही पालन पोषण और न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहे हैं, उनके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे स्कूल्स में मिड डे मील की व्यवस्था भी करती है। वो इसलिए कि एक टाइम बच्चों को कम से कम पौष पौष्टिक आहार मिल पाए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि पौष्टिक आहार जब तक नहीं मिलेगा, तो वो पूरी तरह से ब्रेन और बॉडी काम नहीं करेगा। पौष्टिक आहार से ही फिजिकल ग्रोथ एंड मेंटल ग्रोथ दोनों ही होता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि प्रॉपर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर बोथ फिजिकल ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट। दोनों के लिए एक सही आहार मिलना बहुत जरूरी है। नहीं तो माल न्यूट्रिशन की वजह से कई बच्चे कई तरह की डिजीज से पीड़ित होते हैं। जैसे कि उनकी डिले स्पीच होती है, डिले उनकी सोचने समझने की शक्ति में, बहुत ही धीमी गति से बच्चा सोचता है, सुनता है। बहुत ही क्लास में ऐसा बच्चा या घर में स्लो लर्नर हो जाता है, बहुत धीरे किसी चीज को समझता है, क्योंकि पौष्टिक तत्व शरीर में जब नहीं मिला, नहीं पहुंचा, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफेक्ट जरूर छोड़ता है। यस, नेक्स्ट कम टू द फिजिकल एक्टिविटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें ऐसा लगता है कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाई की रिक्वायरमेंट है, लेकिन नहीं। बच्चा तो बच्चा है, बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। उसको हमें काउच पोटैटो नहीं बनाना है। फिजिकल एक्टिविटी में आप देख रहे हैं कि इट सपोर्ट्स बोन डेंसिटी, मसल ग्रोथ एंड मोटर स्किल्स डेवलपमेंट। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में भी आपको इस बारे में डिस्कस किया है कि फिजिकल एक्टिविटी से क्या होता है, हमारी बोन डेंसिटी, हमारी हड्डियां, हमारे मसल्स मजबूत होते हैं, मसल्स में ग्रोथ होता है। मोटर स्किल्स जो मैंने आपको बताया था कि जिससे बच्चा
हाई बड़ी-बड़ी जो बच्चों की मसल्स हैं उसको, और छोटी मसल्स, हैंड की मसल्स, बॉडी के अदर पार्ट्स जैसे आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन, ये सारी डेवलपमेंट के लिए बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी जो स्कूल्स में कई तरह से हम मोटर स्किल्स के माध्यम से बच्चों को करवाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक अर्ली स्टेज में। नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज हेल्थ एंड इलनेस। अब है ये हेल्थ एंड इलनेस में आप समझिए क्या होता है, ये अंडरस्टूड होगा, आपको ये पता ही होगा कि हेल्थ एंड इलनेस क्या होती है। इसमें अब देखिए कि क्रोनिक इलनेस, इन्फेक्शंस और डिलेड वैक्सीनेशंस कैन इम्पेयर डेवलपमेंट। यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हेल्थ एंड इलनेस। इसलिए आप देखते होंगे कि मेडिकल साइंस की तरफ से कई तरह के वैक्सीनेशंस की व्यवस्था है जो डॉक्टर्स जन्म के बाद बच्चों को प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपके बच्चे को 1 महीने पे, 1.5 महीने पे, 2 महीने पे कौन-कौन से वैक्सीन्स लगने हैं, जिसके कारण कई तरह की बीमारियों को रोका जा सकता है। कई तरह के बूस्टर डोजेज़ भी लगते हैं। इसलिए इसमें हमें कोताही नहीं बरतनी चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट ने भी जो बहुत दूर-दराज के क्षेत्र हैं, गाँव, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पे कुछ डॉक्टर्स को भेजकर इसकी जानकारी एक मॉब में, भीड़ में पूरे गाँव को इकट्ठा करके इसकी जानकारी साझा कराई जाती है डॉक्टर्स के माध्यम से। क्योंकि इससे इससे बच्चे की कई बीमारियों को, आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा है और उसका कई बार पेट बहुत ज़्यादा हो गया, बच्चा बिल्कुल दुबला-पतला है, पेट काफ़ी निकल गया, तो कहीं न कहीं एक ये बहुत बड़ी क्रोनिक डिज़ीज़ है, इलनेस है ये। बच्चों के हाथ-पैर बहुत लंबे हो गए, बॉडी छोटी रह गई। ये भी ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर वैक्सीनेशन की के कारण होता है। तो इसीलिए हेल्थ एंड इलनेस में वैक्सीनेशन जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिसके लिए हमें डॉक्टर्स की सलाह टाइम टू टाइम लेते रहना चाहिए। नेक्स्ट इज़ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट आपको पता है, वातावरण कैसा होना चाहिए बच्चों के लिए? बिल्कुल सेफ, क्लीन एंड स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट्स प्रमोट क्यूरियोसिटी एंड स्किल बिल्डिंग। जब अच्छा एनवायरनमेंट होगा बच्चे के लिए, जब बच्चा जहाँ पे बहुत खुलकर जी सकता है, ऐसे एनवायरनमेंट में बच्चा खुद उसकी जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति, जो कि हर बच्चे में एक जिज्ञासु प्रवृत्ति का बच्चा होता ही है, हर बच्चे में जिज्ञासा भर-भर के भरी होती है। इसको हमें क्लियर करना कि आजकल आप तो देख रहे हैं कि आज थोड़ी-सी पेरेंटिंग में कहीं न कहीं थोड़ी दिक्कत आ रही है कि बच्चों के को प्रॉपर पेरेंट्स का पूरा टाइम नहीं मिल पा रहा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एनवायरनमेंट को अच्छा बनाने के लिए बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चा हमारा नेक्स्ट जनरेशन जो है, वो हमारा चाइल्ड इज़ द मास्टर ऑफ मैन। पता ही है आपको कि ये जिसको हम आज पाल रहे हैं, अगर मैं अपने बच्चे को पाल रही हूँ, तो वही कल को मेरा परवरिश करेगा और मेरा ध्यान रखेगा, तो वही मेरा मास्टर होगा। तो मुझे अपना मास्टर कैसा चाहिए, ये मुझे डिसाइड करना है। इसीलिए नेक्स्ट जनरेशन को पालने में कहीं भी थोड़ी-सी भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है पेरेंटिंग स्टाइल एंड इमोशनल सपोर्ट, जो अभी मैं जिस बारे में बात कर रही थी कि पेरेंटिंग स्टाइल एंड इमोशनल सपोर्ट में अभी आप देखते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा से ज़्यादा सिटीज़ में अपने रोज़गार को लेकर शिफ्ट हो रहे हैं। इससे एक दिक्कत क्या आ रही है कि मदर-फादर के पास टाइम ही नहीं रहता, और जो टाइम बचता भी है, तो वो थोड़ा-सा अभी जो इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन्स हैं, जिसके कारण टाइम वहाँ थोड़ा-सा कंज़्यूम हो जाता है और बच्चा इससे क्या होता है, नेग्लेक्टेड फ़ील करता है, नेग्लेक्टेड हो भी जाता है। फ़ील क्या करता है, नेग्लेक्टेड हो जाता है। कई स्पीच सेंटर्स खुले हुए हैं, स्पीच थेरेपी होती है बच्चों की, बहुत मोटी-मोटी फीस वहाँ जमा करते हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चे को आप फिर, अगर आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो प्ले स्कूल्स में, प्री स्कूल्स में आप जल्दी डालिए, ताकि बच्चा वहाँ दूसरे बच्चों के साथ शब्द ज्ञान, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, वो कर पाए। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि पेरेंटिंग स्टाइल एंड इमोशनल सपोर्ट, रिस्पॉन्सिव, लविंग
Caregivers boost a child's confidence, motivation and emotional intelligence. जैसे कि बच्चे ने पूछा, ये बूस्ट करता है बच्चों की इंटेलिजेंस को। बच्चे ने पूछा कि फैन कैसे चल रहा है? अब आपने फैन कैसे चल रहा है बता दिया आपने, फिर बच्चे की दूसरी जिज्ञासा शुरू हो जाती है कि बच्चा पूछता है, अब ये फैन राइट टू लेफ्ट क्यों चल रहा है? लेफ्ट टू राइट क्यों नहीं चलता? इसके अंदर वायर नहीं दिख रहा है कहीं, फिर भी ये कैसे चल रहा है? तो बच्चों की ऐसी जिज्ञासा बढ़ती चली जाती है। ये एक मैंने एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दिया है। तो बच्चे को आप जब तक पूरी अच्छी तरह से जानकारी नहीं देंगे, बच्चे की जिज्ञासा पूर्ति नहीं होती है। और जैसे ही जिज्ञासा पूर्ति हो जाती है, बच्चा फिर नेक्स्ट सवाल पूछता है, इससे उसकी बौद्धिक क्षमता बढ़ती रहती है। अभी मैं कुछ दिन पहले कहीं जा रही थी, इसी क्रम में मैं छोटी-सी बात बता देती हूँ, कि मेरे पीछे एक मम्मी और एक उस बच्चे की दादी दोनों चल रहे थे। बच्चा बार-बार पूछ रहा था कि मम्मा आज स्कूल में मैम ने बताया ट्रैफिक लाइट, रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट, वो कहाँ है? वो कहाँ पे होता है? वो रोड पे नहीं दिख रहा है मुझे। और उसकी मम्मी और दादी दोनों ही उसको इग्नोर करते जा रहे थे। मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, काफ़ी देर के बाद मैंने पीछे चल रहे बच्चे को मैंने रुक के बोला कि इसको बताइए, ये जो चीज़ पूछता है इसको बताइए, ताकि इस ये दूसरा क्वेश्चन फिर आपके सामने फ्रेम करके दूसरा क्वेश्चन पूछे। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, बिल्कुल बताएँगे। तो ये चीज़ें सबके लिए है कि बच्चे के क्वेश्चन्स को आप आंसर कीजिए, तभी बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट इज़ एजुकेशन एंड अर्ली लर्निंग एक्सपोज़र। Yes, early childhood education programs lay the foundation for lifelong learning habits. जो हम बच्चे को बचपन में सिखा देते हैं, ये एक बहुत अच्छी लाइन है कि नन्नू मतलब एक बहुत समझदार बच्चा जो होता है वो गर्भ से ही होता है, क्योंकि गर्भ से ही मेडिकल साइंस ने बताया है कि पहले हेड बनता है। जैसे ही बच्चा कंसीव होता है तो हेड बनना शुरू होता है, और हेड का मतलब कि वो सीखना और समझना शुरू कर देता है। तो ये जो फाउंडेशन लर्निंग है, ये पूरे जीवन चलती है, इसलिए इसमें कहीं भी थोड़ी-सी भी कमी नहीं रहनी चाहिए। लर्निंग हैबिट्स जो हम एक बार बच्चे में मदर्स वॉर्म से डाल देते हैं और 9 इयर्स तक ये बिल्कुल प्रूवन है कि आप अपने बच्चे को जैसा चाहते हैं बनाना, उसको 9 साल तक आप वो चीज़ें सिखा दीजिए। फिर आपको उलट के कभी कुछ सिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि पेरेंट्स और टीचर्स बच्चों के साथ पूरे लाइफ नहीं रह सकते। उनके डिसीज़न्स वो खुद लेते हैं बच्चे। तो आप अपने बच्चे को ऐसा ऐसी टीचिंग दीजिए कि बच्चे को आपसे कुछ पूछने की ज़रूरत ही ना पड़े, वो कॉन्फिडेंस से सही और गलत का फैसला ले पाए। यस। अब आप एक इस ग्रिड के अंदर देख रहे हैं, कुछ आपको एक सन की तरह एक सर्कल दिख रहा होगा, और फिर कुछ यहाँ पे रेक्टेंगल दिख रहे हैं, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 दिए हुए हैं। सन का मतलब है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये वृद्धि और विकास का एक स्तंभ है। इस स्तंभ में सबसे पहले न्यूट्रिशन, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं कि पोषण, पौष्टिक आहार देना बच्चे को बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है जेनेटिक्स, जो बच्चा अपने माता-पिता से, बायोलॉजिकल पेरेंट्स से जो चीज़ लेता है, कैरी फॉरवर्ड करता है। थर्ड नंबर पे देख रहे हैं आप इस ग्रिड में, ये एनवायरनमेंट मीन्स वातावरण बच्चे का कैसा हो। जैसे हेरिडिटी, जेनेटिक्स इफ़ेक्ट करते हैं, ऐसे ही एनवायरनमेंट भी इफ़ेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए कि आपने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा, उसके अंदर कुछ इनबिल्ट फीचर्स होते हैं जो कि जेनेटिक्स है, और बायोलॉजिकल पेरेंट्स से, हेरिडिटी से वो मिलते हैं। लेकिन एनवायरनमेंट क्या है कि जो कुछ ऐप आप डाउनलोड कर लेते हैं, कि आपने इनबिल्ट फीचर्स के अलावा कुछ ऐप्स व्हाट्सऐप, इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक आप ये जो डाउनलोड करते हैं, ये है एक एनवायरनमेंट जो बच्चे को बाहर से मिलता है। वो क्या-क्या चीज़ें अपने अंदर डाउनलोड करता है, तो डाउनलोड अच्छी चीज़ करे, इसके लिए बच्चे का एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट है फिज़िकल एक्टिविटी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि बच्चे को फिज़िकल एक्टिविटी कराने से ही बच्चे के अंदर अच्छा ग्रोथ आएगा, और बच्चे का माइंड जो है वो शार्प होगा, क्यूरियोसिटी उसकी बढ़ती जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्लीप, जो आजकल इसकी दिक्कत होती जा रही है, कमी होती जा रही है।
डॉक्टर्स हमेशा बताते हैं कि एक अच्छी स्लीप जब तक नहीं मिलती है, वो ये बच्चे के लिए ही नहीं, सबके लिए है, तब तक माइंड और बॉडी राइट वे में वर्क नहीं कर पाता, लेथार्जिक फील करता है। इसलिए बच्चे को 8 आवर्स की स्लीप मिलनी चाहिए। उसके लिए बहुत सारे स्कूल्स में भी पेरेंट्स आते हैं, बोलते हैं बच्चा सोता नहीं है, बच्चा सोता नहीं है। अब आप बच्चे के सामने ही बोलते हैं कि बच्चा गुस्सैल है, बच्चा सोता नहीं है, तो बच्चे को तो लगता है कि मेरे पेरेंट्स मान चुके हैं कि मैं गुस्से वाला हूँ, मैं सोता नहीं हूँ टाइमली। आपको उसके लिए घर की रूल्स एंड रेगुलेशंस को खुद डिज़ाइन करना होगा कि कैसे बच्चा टाइमली सो जाए और मॉर्निंग में जब उठे, तो वो स्कूल जाने से पहले फ्रेश फ़ील करे। यस, नेक्स्ट पॉइंट पे हम आ गए, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। यस, सिद्धांत, जो अब बच्चे के डेवलपमेंट के जो सिद्धांत हैं, उसको आप देखिए। Process of development is wide and complex. Some principles need to be followed to understand it better. जो ये प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है, ये बहुत ज़्यादा वाइड है, काफ़ी बड़ा है और कॉम्प्लेक्स भी है। ये हमें समझने की बहुत ज़रूरत है। नंबर 1, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ऑब्लिक चेंज। जो बदलाव होता है, ये एक चिरंतन सत्य है कि टाइम टू टाइम हम बहुत सारी चीज़ें सीखते रहते हैं और हमारे अंदर बहुत सारे बदलाव होते रहते हैं। तो बच्चा जो है वो सीखते-सीखते एक एडल्ट बनता है। इसमें आप सबसे पहले देखेंगे, चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। पता है आपको कि इस पूरे प्रकृति में, नेचर में चेंज होना एक स्वयंतः मीन्स एक आप इसको कहेंगे कि एक ये यूनिवर्सल ट्रुथ कह लीजिए इसको, ये ट्रुथ है। सो डेवलपमेंट फॉलोज कंटिन्यूटी, ये लगातार बिल्कुल ग्रेजुअली बढ़ने वाली चीज है डेवलपमेंट। हमने पढ़ा था ना कि ग्रोथ एक टाइम तक रुक जाता है, कि 18-19 साल तक ग्रोथ जो है बॉडी की लंबाई चौड़ाई जितनी होनी थी वो हो जाती है, लेकिन डेवलपमेंट जो है ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। इट गोज फ्रॉम वॉर्म टू टॉम एंड नेवर स्टॉप्स, कि ये माँ के गर्भ से जो शुरू होता है, मृत्यु तक ये कभी रुकता नहीं है। एन इंडिविजुअल स्टार्ट्स हिज लाइफ फ्रॉम अ सेल, आप देख रहे हैं यहाँ पे, zygote that grows into full-fledged human being because of the constant change that goes from womb to tomb। कि जो इंडिविजुअल है वो अपने लाइफ को एक सेल के रूप में एक छोटे से बिंदु से शुरू करता है, जो आपने मेडिकल साइंस में अगर समझेंगे इसको तो जाइगोट को आप और सर्च कर सकते हैं, इसके बारे में डीप नॉलेज ले सकते हैं कि एक सेल जो है वो ग्रो करते करते फुल फ्लेज ह्यूमन बीइंग बनता है। एक सेल से, स्पर्म से बच्चा फुल फ्लेज ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट हो जाता है और ये कांस्टेंट चेंज जो है ये वॉर्म से लेके टॉम तक चलता ही रहता है, कभी ये रुकता नहीं है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज द मेजर चेंजेस इंक्लूड्स चेंजेस इन साइज एंड प्रोपोर्शंस, द एक्विजिशन ऑफ न्यू मेंटल, मोटर एंड बिहेवियरल स्किल। ये चेंजेस क्या है कि साइज में, प्रोपोर्शन में बच्चे की, और एक्विजिशन जो वो ग्रास्प करता है, फिर न्यू मेंटल लेवल उसकी जो उसकी चेंज होती रहती है बच्चे की, मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स, इस पे बच्चा काम करता है, इसके इसके माध्यम से सीखता है और फिर अपने बिहेवियरल स्किल्स, अपने व्यवहार में, बिहेवियर में भी कुछ स्किल्स डे टू डे लाइफ में वो डेवलप करता रहता है, सीखता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। यस, ये बहुत समझने की जरूरत है कि एक जनरल से स्पेसिफिक की तरफ कैसे प्रोसीड करता है बच्चा। इंडिविजुअल एग्जिबिट्स अ जनरल रिस्पॉन्स एट फर्स्ट एंड लर्न्स टू शो स्पेसिफिक एंड गोल डायरेक्टेड रिस्पॉन्सेस लेटर। इसमें आप एग्जाम्पल भी देख रहे हैं कि व्हेन ए न्यू बॉर्न क्राइस ही यूजेस हिज होल बॉडी। हाँ,
कि जनरल से स्पेसिफिक, एक हम होता है ना कि हम जनरल चीजें सीखते हैं। जैसे हमने एक जनरल पढ़ाई कर ली 10th तक, उसके बाद हमने एक स्पेसिफिक फील्ड सेलेक्ट किया अपने लिए कि मुझे साइंस लेना है, मैथमेटिक्स लेना है, या बायो लेना है, या कॉमर्स लेना है, या ह्यूमैनिटीज लेना है। तो ये हो गया स्पेसिफिक। तो बच्चा जो है ऐसे ही एक जनरल चीजें सीखते सीखते स्पेसिफिक, बच्चे के अंदर कोई चीज आप देखेंगे कि स्पोर्ट्स की उसके अंदर एक आपको दिख रही है कि बच्चा एक बहुत स्पोर्ट्स में अच्छा है, या कई बार देखेंगे कि क्राफ्ट में, आर्ट एंड क्राफ्ट में बच्चा अच्छा है, म्यूजिक में अच्छा है। कोई भी उसके अंदर एक स्पेसिफिक गुण आपको दिखने लगते हैं। ये कैसे दिखते हैं कि बच्चों को स्कूल्स में प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, उससे बच्चा अपनी क्रिएटिविटी अधिक से अधिक दिखाता है और उसको एक्सप्रेस करता है। इससे पता चलता है कि बच्चा एक जनरल टू स्पेसिफिक फील्ड में आगे बढ़ रहा है। कि आप जैसे एग्जाम्पल में आप देख लीजिए कि एक न्यूबॉर्न बेबी जब रोता है, तो वो अपने पूरे बॉडी को हिला देता है, यूज करता है। लेकिन एक थोड़ा-सा समझदार बच्चा जब रोता है, तो वो सिर्फ़ आँसू और फेस के एक्सप्रेशन से अपनी फीलिंग्स को बिहेवियर में शो करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। यस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो प्रति व्यक्ति में एक अलग-अलग तरह की डिफरेंसेस होती हैं। हर व्यक्ति कुछ न कुछ, किसी न किसी रूप में अलग होता है। इसमें हम देखेंगे इंटरैक्शंस बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन एन इंडिविजुअल क्रिएट्स डिफरेंसेस इन द डेवलपमेंटल पैटर्न। इंटरैक्शंस बिटवीन, अब यहाँ हम देखेंगे कि आपस में इंटरेक्ट कैसे होते हैं हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। कि बच्चे के अंदर कुछ वंशानुगत गुण हैं, कि बच्चा जो है एक बहुत अच्छा पोएट है, उसके हेरिडिटी में कुछ चीज ऐसी आ गई, बहुत अच्छा डांसर है, या क्राफ्ट में या पॉटरी वर्क जानता है वो बच्चा जो उसके हेरिडिटी में थी। अब वो एनवायरनमेंट से जब मिलती है वो चीजें उसकी, तो कहीं ना कहीं उसकी वो क्रिएटिविटी जो है वो एक अलग पहचान बनाना शुरू कर देती है, और उसका एक डेवलपमेंट जो होता है एक एक पैटर्न में होने लगता है। जैसे हम पैटर्न में कुछ चीजें सीखते हैं ना, कि अगर हमने क्राफ्ट किया, ट्री बनाया, तो उसके 5 पैटर्न होते हैं। उस पैटर्न को फ़ॉलो करके हम एक क्राफ्ट में एक पेपर फोल्डिंग से ट्री क्रिएट कर देते हैं। Next, these differences are caused by the genes and inherits and the environmental conditions like food, medical facilities, psychological conditions and learning opportunities. ये आपको क्लियर ही है कि ये डिफरेंसेस कैसे कारण है कि क्या-क्या चीजें उसके अंदर एनवायरनमेंट में मिलती हैं उसको, और कुछ इनहेरिट, तो उसके अंदर वंशानुगत जो हेरिडिटी से मिली है जो गुण, वो, और बाकी उसको बाहर से जो मिलती है एनवायरनमेंट से, कि उसको न्यूट्रिशनल फूड मिला, मेडिकल फैसिलिटीज मिली, टाइम टू टाइम उसको वैक्सीनेशन मिला, साइकोलॉजिकल कंडीशंस, उसको सीखने के लिए पूरा एनवायरनमेंट मिला, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिली। तो इससे क्या होता है, एक इंडिविजुअल तैयार होता है, उसके अंदर डिफरेंस दिखने लगता है। कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि एक ही बायोलॉजिकल पेरेंट्स से जन्मे हुए ट्विन चिल्ड्रन, मींस ट्विन्स बेबी चिल्ड्रन हैव डिफरेंसेस। उन दोनों बच्चों में एट ए टाइम, वो दोनों अगर बॉय बॉय हैं या गर्ल हैं या गर्ल और बॉय हैं, फिर भी उन दोनों में एक ही तरह का पालन पोषण, मेडिसिन, सब कुछ एक जैसा ही मिला, लेकिन फिर भी उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। तो यही है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नेक्स्ट, कम टू द प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न ऑब्लिक सीक्वेंस, आप देख रहे हैं यहाँ। तो यूनिफॉर्म पैटर्न, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट हैज यूनिफॉर्मिटी एंड फ्यू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। यूनिफॉर्मिटी shows up in aspects like the development of body and language in children. Yes, यूनिफॉर्म का मतलब सबसे पहले समझिए, यूनिफॉर्म का मतलब है कि एक जैसा। जैसे हम बच्चों को स्कूल में एक जैसा यूनिफॉर्म पहनने के लिए बोलते हैं कि
किसी बच्चे में एक कॉम्प्लेक्स की भावना ना आए और रोज़ डिसाइड ना करना पड़े कि आज क्या पहनूँ, ये पहनूँ कि वो पहनूँ, ऐसा ना आए। तो उसके लिए यूनिफ़ॉर्म रहने से क्या होता है कि बहुत लाइफ़ जो है वो सहज हो जाता है। फिर कोई दिक्कत नहीं आती। इसी तरह बच्चों के भी प्रोसेस में, डेवलपमेंट प्रोसेस में यूनिफ़ॉर्मिटी होती है कि एक यूनिफ़ॉर्मिटी से बच्चा जो है, हर बच्चा अल्फ़ाबेट सीख रहा है, राइम्स सीख रहा है और वो धीरे-धीरे अपने लैंग्वेज में सुधार करता जा रहा है और सही-सही वर्ड्स को प्रोनंसिएशन करना शुरू कर रहा है। तो इससे दिखता है कि हर बच्चा जो है एक पैटर्न में आगे बढ़ रहा है और हर चीज़ों को सीख रहा है। नेक्स्ट, द डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम द हेड। सो द मिल्क टीथ फॉल फर्स्ट। डेवलपमेंट जो है वो जैसे माँ के गर्भ से हेड बनता है, ऐसे ही डेवलपमेंट हेड से स्टार्ट होता है और उसका सबसे पहले क्या होता है, मिल्क टीथ, जो उसके दूध के दांत हैं वो पहले गिरते हैं। देन द डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज हैज अ डेफिनिट यूनिफॉर्म पैटर्न। कुछ लोगों में कुछ चीजें एक अलग तरह से पैटर्न होती हैं कि उनको, कोई बच्चा 9 मंथ्स में चलने लगता है, कोई बच्चा 1 ईयर का होके भी बहुत धीरे से खड़ा होना शुरू करता है, स्टैंड होने लगता है। तो कुछ चीज़ें ये अलग से होने लगती हैं। एट द एम्ब्रॉयनिक स्टेज जब वो बिल्कुल छोटा गर्भ में है, तब उसमें क्रैनियो, कैडुअल डेवलपमेंट, ये सारी डेवलपमेंट्स होने लगती हैं। जो आप गूगल पे मेडिकल साइंस में सर्च करेंगे तो इसके बारे में आप और अच्छी तरह से इसको डीपली देख सकते हैं। वैसे ज़रूरत है नहीं, इसको समझिए सिर्फ कि एम्ब्रॉयनिक स्टेज से बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है वो शुरू हो जाती है। फर्स्टली द हेड डेवलप्स। जब बच्चा गर्भ में होता है तो सबसे पहले बच्चे का सिर बनता है। आप डॉक्टर्स से पूछेंगे तो डॉक्टर्स आपको इसकी अच्छी जानकारी दे पाएँगे। डॉक्टर्स बताएँगे कि सबसे पहले हेड बनता है, उसके बाद लोअर पोर्शन मीन्स टेल बनना शुरू हो जाता है। पूँछ जिसको कहेंगे, पैर का हिस्सा हमारा बनना शुरू हो जाता है, लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी। और इसके बाद इसी तरह सिमिलरली आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे फर्स्टली स्पाइनल कॉर्ड बनता है। स्पाइनल कॉर्ड जानते ही होंगे आप कि स्पाइनल कॉर्ड जो है इसके बाद बनता है। फिर ये डेवलप होता है, उसके बाद बनता है हृदय, हार्ट, चेस्ट एक्सेट्रा। इसकी आपको जानकारी डॉक्टर्स जब अ, कोई प्रेग्नेंट लेडी डॉक्टर्स के पास जैसे जाएँगे, विज़िट करते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी उसके चेकअप्स के लिए, तो इसको आपको डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन आपको बाल मनोविज्ञान में समझने के लिए ये काफ़ी है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में बच्चा कैसे-कैसे बढ़ता है। सबसे पहले हेड, फिर उसका टेल और तब उसकी स्पाइनल कॉर्ड और फिर बीच की रेस्ट ऑफ द बॉडी, हार्ट, चेस्ट वगैरह। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। यस, दिशा, दिशा का सिद्धांत, ये समझिए। The rate of development may vary in different children. However, the development of all human beings follows a similar pattern, a similar sequence or a direction. कि अब डायरेक्शन में आप देखेंगे कि हर बच्चे को सही डायरेक्शन बताया जाता है, समझाया जाता है, ताकि उसका चहुमुखी विकास हो सके। एक ह्यूमन बीइंग एक पैटर्न के साथ सब कुछ सीखकर आगे बढ़े। कि स्कूल में आप देखते हैं कि मॉर्निंग प्रेयर होता है, इसी का एक रूप है कि मॉर्निंग प्रेयर में बच्चे को सीक्वेंस में खड़े होना, एक कुछ टाइम तक खड़े होना, नेशनल एंथम करना, एक चीज सिखाई जाती है एक पैटर्न में जो कि हर बच्चे को यस, सॉरी। A sequential pattern of development can be seen in two directions. इसको आप दो तरह से देख सकते हैं। Cephalocaudal sequences means
That development spreads over the body from head to toe. ये जो डेवलपमेंट है, सीक्वेंस है, ये स्प्रेड होता है फ्रॉम हेड टू टो, फैलता है, बॉडी को फैलाता है, बड़ा करता है। जैसे दैट इज, इंडिविजुअल बिगिंस टू ग्रो फ्रॉम हेड रीजन एंड देन गोज डाउनवर्ड्स, कि बच्चा जो है वो कैसे हेड रीजन से बढ़ना शुरू करता है और फिर नीचे के हिस्से से बढ़ना शुरू करता है, फिर उसके बाद उसका नीचे का निचला हिस्सा बढ़ता है। फिर हो गया proximodistal sequence, means development proceeds from central part of the body towards the peripheries. In this sequence, the spinal cord of the individual develops first and then outward control is gained. Yes, कि बच्चे का इसमें आप देखेंगे कि जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो प्रोसीड होता है सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी, उसके बाद चारों तरफ बॉडी के अदर ऑर्गन्स बनने शुरू होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड बनता है और वो फिर वो धीरे धीरे आगे डेवलप कर देता है एक बेबी को। जैसे आप देख रहे हैं कि एग्जाम्पल में लिखा हुआ है यहाँ कि बेबीज डेवलप देयर फ्रंट टीथ बिफोर दे डेवलप देयर साइड वंस, कि आप अगर बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चे को, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आपने देखा भी होगा कि बच्चे का जो सामने का फ्रंट टीथ होती है, आगे के जो 4 दांत होते हैं, ये पहले निकलते हैं 6 मंथ में, और उसके अगर डेवलप्ड बेबी है, उसको सही प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो छठे महीने में बच्चों के 6 मंथ में दांत निकलने शुरू होते हैं और सबसे पहले आगे के 4 दांत आते हैं, उसके बाद साइड के टीथ निकलने शुरू होते हैं। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। यस, इंटीग्रेशन मीन्स एकता। आप इसमें देखेंगे कि एकता का सिद्धांत। वी नो दैट डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक और फ्रॉम होल टू पार्ट्स। It is also seen that specific responses are combined in the later process of development. It is the integration of whole and its part as well as of the specific and general responses that make a child develop properly in the different dimensions. कि अब एक रूपता से पूरा शरीर बढ़ता है, लेकिन उसी में पैर का अपना काम है, हाथ का अपना, हेयर बढ़ने होते हैं, मतलब हर चीज में बच्चे का जो है एक जनरल टू स्पेसिफिक दिखना शुरू हो जाता है कि किसी बच्चे के हेयर्स कर्ली हैं, हेयर्स कम हैं, किसी के बहुत ज्यादा हैं, कोई बच्चा बहुत ज्यादा शाइन कर रहा है, कोई बच्चा थोड़ा सा कम शाइन कर रहा है। तो ये जो है प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेशन है, जो आप देख सकते हैं। देन प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, ये भी आपको क्लियर ही है। इंटर रिलेशन, द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन वेरियस डायमेंशंस लाइक फिजिकल, मेंटल, जो हम पहले ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, फिजिकल, मेंटल, सोशल एक्सेट्रा, आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट, पता है आपको। फिर आप नेक्स्ट देखेंगे कि ईच एरिया ऑफ डेवलपमेंट इज डिपेंड ऑन द अदर एंड दस इन्फ्लुएंसेस अदर डोमेन्स ऑल्सो। हर एक चीज जो है एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होता है। जैसे फिजिकल ग्रोथ हो रहा है तो मेंटल भी होगा, अगर मेंटल हो रहा है और फिजिकल नहीं हो रहा है तो फिर आपको इसमें एक इलनेस दिखाई देगी। और जब फिजिकल, मेंटल और सोशल सब कुछ हो रहा है, इसका मतलब ये सब कुछ इंडिपेंडेंट है और इंटर रिलेटेड है, ये सारी चीजें इंटरडिपेंडेंट हैं और बच्चा हर चीज में, एक हर डोमेन में सही तरह से वर्क कर रहा है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। मेच्योरिटी, in the process of growth and development, maturation and learning play an important role. ये आपको पता है
कि मैच्योरिटी लेवल कि किस एज में बच्चे के अंदर कितनी मैच्योरिटी दिखनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, किस एज में ये इसीलिए बाल मनोविज्ञान जो है चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपने जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ा बच्चों का, जिसमें हमने कि किस ईयर में मदर्स वॉर्म से प्रीनेटल से लेके 18-19 ईयर्स तक बच्चे के अंदर कितनी मैच्योरिटी लेवल किस-किस लेवल पे आनी चाहिए, हमें उनके साथ उस समय कैसा बिहेव करना चाहिए, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। उसी में हम ये देख रहे हैं कि we have discussed that maturation is the unwinding of characteristics already present in the individual. जैसे कि एग्जांपल में दिया क्रीपिंग, क्रॉलिंग, वॉकिंग कम विथ मैच्योरेशन। ये चीजें जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता है, ग्रो करता है, तो ग्रो करने के साथ साथ बच्चे के अंदर ये चीजें अपने आप आने लगती हैं। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द हेरिडिटी। ये हेरिडिटी से काफी इन्फ्लुएंस्ड होता है, क्योंकि जैसी हेरिडिटी होगी बच्चे की उससे बच्चा इफेक्ट होता ही है। इसके आगे अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, और ये आप देख रहे हैं एक स्पाइरल बाइंडिंग टाइप का। ये हम नेक्स्ट क्लास में इसको हम फिर डिस्कस करते हैं। तब तक आपको अगर इसमें से कोई भी क्वेरी है तो आप चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं। अब इसमें आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो वो आप मेरे क्वेरी के माध्यम से पूछ सकते हैं और समझ सकते हैं। लेकिन अब मैंने जितना बताया है उससे मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि बच्चे के ग्रोथ में, डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा कौन-सी ऐसी चीज़ है जो बच्चे को बहुत इफ़ेक्ट करती है? ये आप मुझे इस क्वेश्चन का जवाब देंगे चैट बॉक्स में, और तब मुझे समझ में आएगा कि आपने ये सही से समझा या नहीं। अब नेक्स्ट आपको ये प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट जब बताएँगे, तो उसमें मेरे इस आपको मिल जाएगा, आप ध्यान से अगर सुनेंगे तो। तो अभी के लिए आपकी क्लास ओवर। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं हेरिडिटी और एनवायरनमेंट बताऊँगी, प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है? ओके। गुड बाय।